हरिपुर में रहने वाले बूढ़े रामदास की एक कन्या थी प्रभा, जो जन्म से ही गूंगी थी, किंतु वह बहरी ना थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाले नंदू को बचपन से ही प्रभा से बहुत ही लगाव था। वे साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, वसंतपुर के महाराज अनंगपाल सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी बसंतपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं और कुछ महीनों बाद वसंतपुर जाकर महाराज अनंगपाल सिंह को काफ़ी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। तब तुम मुझसे शादी करोगी प्रभा? प्रभा ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। नंदू की बात सुनकर वह वहाँ से चली गई। अपने घर पहुँचने पर वह सोचने लगी, नंदू बहुत ही गरीब है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वो कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी तरफ नंदू भी बहुत उदास हो गया था। वह सोच रहा था, प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे, मैं तो उसकी इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा का पिता बूढ़ा रामदास भी अपनी गूंगी बेटी के लिए हमेशा परेशान रहता था। दिन यूं ही बीत रहे थे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, बूढ़ा रामदास जब अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। तब उसकी बेटी प्रभा ने देखा कि उसका पिता बहुत ही बीमार है, तो वो नंदू को बुलाकर घर में ले आई। नंदू ने जब रामदास की तबीयत खराब देखी तो वो तुरंत वैद्य जी को बुलाकर ले आया, परंतु वैद्य जी के द्वारा दी गई औषधियों का रामदास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के ही गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक दोस्त शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और ये पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर देगा, बल्कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। और फिर उसी दिन रामदास की मौत हो गई। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया। नंदू की माँ ने गूंगी प्रभा को बहुत ही दिलासा दिया, बेटी रो मत, हम तेरे साथ हैं ना। अगले दिन जब नंदू प्रभा के घर पर आया तो उसने देखा कि प्रभा अपना सामान एक पोटली में बांध रही थी। वह समझ गया कि प्रभा कहीं जाने की तैयारी कर रही है और बोला, अरे तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो, कहाँ जा रही हो प्रभा? प्रभा ने इशारों ही इशारों में नंदू को बता दिया कि वह राजापुर जा रही है। तब नंदू उदास हो गया। क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती प्रभा, मेरे साथ मेरी बनकर? मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों ही इशारों में नंदू को समझा दिया कि वह उसकी फिक्र ना करे, वह चली जाएगी। प्रभा जब राजापुर गांव में पहुंची तब वहां का नज़ारा देखकर वो बहुत ही डर गई। असल में राजापुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। राजापुर में हर जगह पर मृत्यु का तांडव देखती हुई प्रभा एक जगह पर पहुंची। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कराहने का तेज स्वर सुनाई दे रहा था, जिसे सुनकर
वह रुक गई। वह झोपड़ी के अंदर गई। तब बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रभा ये नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के यहाँ पर आ पहुंची है। वो आदमी बोला, मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी, दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो, वो सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है वो मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची, मगर ये क्या, तांत्रिक शंखनाद तो मर चुका था। प्रभा ने देखा, अरे ये तो मर चुके हैं, अब मैं कहाँ पर जाऊं और क्या कहूं। इतने लंबे सफर के बाद प्रभा को बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वो कमंडल का जल पीने लगी और गट गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी, सरदार जल्दी आओ, देखो तो यहाँ पर एक छोकरी है। असल बात ये थी कि राजापुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर गांव से भाग गए थे। इसीलिए ऐसे समय में बिना किसी विरोध से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज़ सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाद की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। तभी प्रभा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वो सोचने लगी, अरे मेरे मुंह से आवाज़ कैसे निकल आई, मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं, मेरे करीब मत आना। साथ ही साथ प्रभा सोच रही थी, ओह मैं सचमुच बोलने लगी हूँ, लगता है वो कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब प्रभा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दे मुझे, भगवान करे तेरी टांगें टूट जाएं, भगवान करे तेरी आंखें फूट जाएं। उसका इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। प्रभा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगें भी नहीं चल पा रही। सरदार के साथ जो दूसरा साथी था वह घबराकर घर से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा, साथियों अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है, उसने जो भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांगें टूट जाएं और वो लंगड़ा हो जाए, तो सरदार लंगड़ा हो गया। उसने कहा सरदार अंधा हो जाए तो वह अंधा हो गया। अवश्य ही वो कोई जादूगरनी या डायन है। मैं तो कहता हूँ हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी सब डाकू वहाँ से भाग चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ प्रभा और वो अपाहिज डाकू ही बाकी रह गया था। डाकुओं का सरदार जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था वह प्रभा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझ अंधे और अपाहिज को यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ, तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। प्रभा की बात पूरी हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रभा सोचने लगी, वाह ये तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्दी ही वह राजापुर गांव की सीमा से बाहर आ गई। फिर एक अन्य गांव वसंतपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा सोचने लगी, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद हैं।
कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है। यहीं किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ बाबा। रात भर के लिए मुझे यहाँ पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वो और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा अभी तो ज़्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठा कर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वो राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा अंगपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियाँ दी जाएंगी। तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर प्रभा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब प्रभा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई तो बाहर बहुत ही भीड़ थी और वो विशालकाय राक्षस वहां पर मरा पड़ा था। प्रभा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह के पास पहुंची और वह कहने लगे, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंगपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पर पहुंचा जहां प्रभा रुकी हुई थी। उसने प्रभा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी, सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रभा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रभा का इतना कहना था कि तभी सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सच हो गया। जरूर ही ये कोई मायावनी है। और वह प्रभा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति के साथ मिलती है। मैं सेनापति ही हूँ महाराज, मगर मेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूँगा। राजा अनंगपाल सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहाँ सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रभा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की प्रभा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है महाराज, ये जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति से प्रभा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा अनंगपाल सिंह चिंतित होकर विचार विमर्श करने के लिए अपने महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री विचारसेन ने कहा,
मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए एक अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। और फिर महामंत्री विचार सेन ने अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक राजा अनंगपाल सिंह और सेनापति को बता दी और कहा, यानी हम इस लड़की को हर तरह का आराम उपलब्ध करा देते हैं, बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उनका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचार सेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रभा को रहने के लिए एक शानदार महल, सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गईं। साथ ही इनाम की 1 लाख अशर्फियां भी उसे दे दी गईं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा अनंगपाल ने महामंत्री विचार सेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। प्रभा ने पूछा, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बिटिया, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुंवारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए, उसकी सेना में महामारी फैल जाए, तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। और राजा अनंगपाल के इरादों से बेखबर प्रभा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा अनंग सिंह ने फिर से प्रभा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, बिटिया, हमारे पड़ोस के राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहाँ की नदियाँ सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए और सारे में पानी पानी हो जाए, किंतु महाराज मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम भगवान से ये प्रार्थना कर सकती हो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। और प्रभा ने जब ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा अनंगपाल सिंह व उसके महामंत्री विचार सेन को पता चली तो वे दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह महामंत्री, ये तो कमाल ही हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। प्रभा ये नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा अनंगपाल ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी प्रभा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। वह एक दिन सोच रही थी, कितने नौकर नौकरानियां हैं मेरी सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उस रात जब प्रभा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में अचानक बहुत से सैनिक आ धमके और सोती हुई प्रभा को पलंग सहित उठाकर ले गए। प्रभा के महल के नौकर नौकरानियों को उन सैनिकों ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब प्रभा की आंख खुली तो वो कहने लगी, अरे मैं कहाँ पर हूँ और आप सब कौन हैं? हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। हमने महामंत्री विचार सेन के कहने पर आपकी जान बचाई है। क्या मतलब? तभी महामंत्री विचार सेन ने वहां पर प्रवेश किया और बोले, मतलब मैं बताता हूँ कुमारी जी, हमारे राजा अनंगपाल ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वह इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा ना बन जाएं। मैं आपकी बात नहीं समझी मंत्री जी। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज अनंगपाल ने सोचा कि कल को तुम बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगो। इसीलिए उन्होंने
तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है, किंतु हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं, मगर सच्चाई तो यही है कुमारी जी। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए, मैंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया है। और फिर महामंत्री विचारसेन ने अपने विश्वसनीय साथियों की मदद से प्रभा को ये विश्वास दिला दिया कि राजा अनंगपाल सिंह सचमुच ही उसे मार देना चाहता था। भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी आसानी से हो सकता है कुमारी जी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज अनंगपाल सिंह व उनके परिवार पर राजमहल की छत आ गिरे। इस प्रकार महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने सैनिकों की मदद से तुरंत राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लूँगा और राजा बन जाऊँगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें बसंतपुर की महारानी बना दूँगा। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। प्रभा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री विचारसेन मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल विचारसेन के सभी सैनिक प्रभा के कदमों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बाद में प्रभा के पूछने पर सैनिकों ने बताया कि महामंत्री विचारसेन के दिमाग में राजा अनंगपाल सिंह को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था और उसी ने षड्यंत्र करके प्रभा के सभी नौकर नौकरानियों की हत्या करवाकर उसे महल से उठवा लिया था। वास्तव में महाराज अनंगपाल सिंह ने तो प्रभा के किसी बुरे की कल्पना तक न की थी। फिर प्रभा के कहने पर वो सभी सैनिक महाराजा अनंगपाल के सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, उफ, मुझे विश्वास नहीं था कि महामंत्री विचारसेन ऐसा कर सकते हैं। राजा ने उन सभी सैनिकों को क्षमा कर दिया। राजा ने प्रभा को कहा, प्रभा, अब तुम क्या चाहती हो बिटिया? महामंत्री विचारसेन की बातों से एक कामना अवश्य प्रभा के दिल में घर कर गई थी और वह थी महारानी बनने की। वह निसंकोच होकर बोली, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मगर बिटिया, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा ही अंतर है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की तो मैं स्वयं भी कल्पना भी नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र के साथ तो मेरा विवाह कर ही सकते हैं। हमारे बेटे से? राजा अनंगपाल सिंह को एकाएक हंसी आ गई और फिर उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आईं और वह बोले, बिटिया, भगवान ने मुझे एक के बाद एक 4 बेटे दिए थे, किंतु मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व जब वह 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया था। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, परंतु एक नरभक्षी शेर ने आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वो मेरे दोनों बेटों को उठाकर ले गया। उस दिन के बाद से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बिटिया है। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की है और वह उम्र में तुमसे बहुत ही छोटा है। क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं वसंतपुर की महारानी बनना ही चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। प्रभा की जिद के आगे महाराज स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। खैर, उस सभा के बाद महाराज जब अपने कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत ही उदास हैं। राजा अनंगपाल ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बता दिया और प्रभा के बारे में भी सब कुछ बता दिया। महारानी, उस लड़की की वाणी में बहुत ही ताकत है। वो जो कुछ भी कहती है वो सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। और फिर अगले दिन महाराज ने प्रभा से कहा, बिटिया, हमने फैसला किया है कि कल सुबह ही सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा उससे तुम्हारा विवाह करके
उसे अपना राजपाट सौंप देंगे। इस प्रकार वह बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम बसंतपुर की महारानी। राजा अनंगपाल की बात सुनकर प्रभा बहुत ही प्रसन्न हो गई। किस्मत की बात है, उसी रात को प्रभा का बचपन का साथी नंदू चंदन की लकड़ियों का गट्ठा लेकर वसंतपुर आया। उसे पता चला था कि महाराज अनंगपाल सिंह को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाजा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही नंदू लकड़ियों का गट्ठर लिए राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से प्रभा भी बाहर निकल आई। अरे नंदू, तुम यहाँ पर हो? प्रभा, तुम राजमहल में, और तुम बोलने कैसे लगी? तभी राजा अनंगपाल सिंह वहां पर आ पहुंचे। प्रभा बिटिया, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इसी व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इससे करवा देंगे। और फिर उसी दिन बड़ी ही धूमधाम से नंदू और प्रभा का विवाह संपन्न हो गया। प्रभा का कन्यादान स्वयं राजा अनंगपाल सिंह ने और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद महाराज ने कहा, बिटिया, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर यह राज्य त्याग देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। और फिर प्रभा व नंदू ने राजा अनंगपाल सिंह व उनकी पत्नी के साथ स्वादिष्ट और लजीज पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, किंतु भोजन करने के बाद अचानक प्रभा को चक्कर आने लगे और वह बोली, उफ, मुझे ये क्या हो रहा है? यही हाल नंदू का भी था और वह बोला, प्रभा, हमें जरूर ही जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। उफ, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम हरिपुर गांव में ही गूंगी प्रभा के रूप में मुझे पति मान लेती तो बेहतर होता। वास्तव में राजा अनंगपाल सिंह ने दोनों के भोजन में विष मिला दिया था। तब प्रभा बोली, आह, मैं मरना नहीं चाहती नंदू। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। हाय, मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से प्रभा व नंदू तुरंत अपने होश खो बैठे, किंतु वे मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तब वे हरिपुर गांव में थे। नंदू ने कहा, अरे हम कहाँ पर आ गए? अपने ही घर में। वह खुश होकर बोला, और यह कौन है? प्रभा, अरे प्रभा, तुम ही हो? प्रभा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बहुत चाहने पर भी वह जुबान से कुछ ना कह सकी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक शंखनाद के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर चमत्कारी वाणी प्राप्त की थी, वह उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। तब नंदू ने कहा, मुझे लगता है मैंने कोई सपना देखा था और सपने में मैंने ये भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। मगर खैर कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है प्रभा। मैं तुम्हारे इशारों की सारी भाषा भी समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी प्रभा बहुत ही खुश थी, क्योंकि नंदू के रूप में उसे बहुत ही प्यार करने वाला पति मिल चुका था और नंदू की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी।